दोस्तों मात्र एक दिन रह गया आपका फिजिक्स एग्जाम का, इसलिए दोस्तों आप लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि आप लोग सिर्फ अभी फिजिक्स को पढ़ें, सिर्फ फिजिक्स को रिवाइज करें। मैथ और जो भी बाकी आने वाला सब्जेक्ट है उसको बिल्कुल भी रिवाइज ना करें, ठीक है। आप लोग सिर्फ फिजिक्स को पढ़िए, न्यूमेरिकल को बिल्कुल भी मत बनाइए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को बनाइए, वो भी थ्योरी वाला। आपको न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं बनाना, जिसको आता है उसको भी और जिसको नहीं आता है उसको भी, ठीक है। क्योंकि आप लोग उसके पीछे पढ़ेंगे दोस्तों, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और आप लोग रिवाइज नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल का जो टाइम बचेगा उसको सब्जेक्टिव में दीजिए और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब सब्जेक्टिव सब सबकी कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से लेके आए फिजिक्स का टॉप क्वेश्चन। आप कम से कम वीडियो को 2 से 3 मिनट देखिए, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। हो सकता है दोस्तों इससे आपका बिहार बोर्ड में पूछ ले या फिर इस पैटर्न पे तो आपको पूछेगा ही। आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों आप उसको नोट जरूर कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगी। यहाँ आपको कह रहा है कि कोई गोला है जिसके अंदर 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। अब आपको पूछ रहा है उसकी फ्लक्स कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/ε0 इंटू क्यू। 1/ε0 इंटू क्यू इसका फॉर्मूला होता है। जब आप माइक्रोकूलम को यहाँ पर देखिए, चार्ज दिया हुआ 10 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को आपको कूलम में बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों एक माइक्रो बराबर होता है कितना, 10⁻⁶। कभी कभी बिहार बोर्ड में ये सब भी पूछ लेता है। तो एक माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ मीटर। तो जब आप इसको यहाँ पर माइक्रो में बदलिएगा तो यहाँ पर क्यू की जगह आपको क्या बैठाना पड़ेगा, क्यू की जगह बैठाना पड़ेगा 10 इंटू 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। इस तरह से बैठाना पड़ेगा क्योंकि इसका मान यहाँ पर माइक्रो को मैंने 10⁻⁶ में कन्वर्ट कर दिया, इसका मान होता है। अब दोस्तों आपको एप्सिलॉन का मान फिर बैठाना पड़ेगा। एप्सिलॉन का मान कितना होता है ये भी कभी कभी पूछता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये भी आपको बिहार बोर्ड में कभी कभी पूछता है। तो जब आप इसको फॉर्मूला को बैठाइएगा, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला पर, 1/ε0 इंटू क्यू। जब आप इस फॉर्मूला पर बैठाइएगा एप्सिलॉन का मान और क्यू का मान कितना, 10 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो जो दिया हुआ है इसको मैंने -6 में कन्वर्ट कर दिया। तो जब आप यहाँ पर बैठाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा 113 इंटू 10⁻4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ कितना, बी है आपका आंसर, राइट। 36 पाई में दिया हुआ है, सभी ऑप्शन पाई में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना है। इसके बाद अगर यहाँ पर पाई में दिया हुआ रहे तो दोस्तों इसको पाई में बदलना पड़ेगा। पाई में बदलने के लिए आपको पाई से डिवाइड करना होगा, ठीक है। पाई से डिवाइड करने से अच्छा हमको पाई का वैल्यू यहाँ पर बैठा देंगे, कितना है 22, और यहाँ पर 7, और ये 7 ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब आप इसको बैठाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर निकलेगा बी, 36 पाई इंटू 10⁻4 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका राइट आंसर निकलेगा। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन दोस्तों जिसको ये सब चीज नहीं आता है वो ट्राई नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले आपको थ्योरी बनाना है, क्योंकि इस बार आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है। देख रहे हैं एक न्यूमेरिकल में कितना टाइम लगता है, ठीक है। आपको भी टाइम बचाना है, जितना टाइम आपके पास बचेगा उतना टाइम आप सब्जेक्टिव में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। आपको कह रहा है संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फैराड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। तो संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसकी धारा को घटाना चाहिए। तो किसी विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए आपका राइट आंसर है इसकी धारा को घटाना चाहिए। क्या घटाना चाहिए, धारा को घटाना चाहिए विभव मापी सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आपको कह रहा है कि प्रति सेकंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, कितनी होगी। फिर से मैं कह रहा हूं दोस्तों आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना, ठीक है। वीडियो भी लंबी बन जाएगी और दोस्तों आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। एग्जाम में सब्जेक्टिव बनाइएगा इस समय, ठीक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.625 इंटू 10⁻13। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि चित्र में दिए गए परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम हो तो प्रतिरोध आर का मान होगा। यहाँ पर कह रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध आपका दिया हुआ है 2 ओम और यहाँ पर आर का मान पूछ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल वाला, क्योंकि पैरेलल पे जुड़ा हुआ रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपका पैरेलल पे जुड़ा हुआ है। तो फॉर्मूला होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ आपका कितना, 2 ओम। ऊपर में देखिए समतुल्य प्रतिरोध दिया हुआ 2 ओम, तो इज इक्वल टू 2 ओम आपको कर देना है और 1/R1 की जगह ये मान बैठाना है और R2 की जगह ये मान बैठाना है और R3 की जगह ये मान बैठाना है और R2 की जगह R आप बैठा दीजिएगा तो R का मान आपका निकल जाएगा। कितना निकलेगा, तो दोस्तों 5 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 6 ओम। जिसको नहीं आता उसको नहीं ट्राई करना है, लेकिन फॉर्मूला जो इसका होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चुंबकीय प्रेरण की विमा है। आपको कह रहा है चुंबकीय प्रेरण की विमा है, डायमेंशनल कितना होता है चुंबकीय प्रेरण की। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछता दोस्तों, अब आपको तो आना ही चाहिए। तो इसका राइट आंसर है ए, ml0
T2A-1। बहुत कोई क्या करता है, जीरो जिसके ऊपर होता है उसको नहीं लिखता है, इसको डायरेक्ट ऐसे लिखता है MT2A-1। आपको वैसे नहीं लिखना है, आपको अगर फुल मार्क चाहिए अगर, ठीक है, तो ML जीरो भी साथ में लिखना है। वैसे तो ऑप्शन में जीरो दिया हुआ रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव का बात मैं कह रहा हूं, अगर आपको निकालने के लिए किसी का दे तो आपको जीरो वाला भी लिखना है, अगर नहीं हो तो L0 आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन आवेश E समरूप चाल V से घूम रही है, इसकी चुंबकीय आघूर्ण होगा। आपको पूछ रहा है चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा अगर R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर इलेक्ट्रॉन समरूप चाल V से घूम रही हो। V यहाँ पर आपका समरूप चाल दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, R रेडियस दिया हुआ है, और आघूर्ण यहाँ पर पूछ रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो दोस्तों 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1/2 EVR, 1/2 EVR। फिर से दोस्तों आपको न्यूमेरिकल ट्राई नहीं करना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। लौह परमाणु है। लौह परमाणु क्या दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने पिछले वीडियो में भी कराया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। तो लौह परमाणु है आपका लौह चुंबकीय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। लेंज का नियम संबंध है। लेंज का जो नियम है वो किससे संबंध है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी एनर्जी से यानी कि ऊर्जा से। तो लेंज का नियम जो है वो ऊर्जा से संबंध है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। आपको कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर दोस्तों बी वेबर। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, तो दोस्तों बहुत कोई इसका आंसर जो है टेस्ला बता रहा था, एम्पियर बता रहा था, नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर, वेबर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी परिपथ की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत वाहक बल का शिखर मान एप्सिलॉन नॉट हो तो वर्ग माध्यम मूल मान होगा। आपको कह रहा है कि किसी परिपथ के प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान कितना है, एप्सिलॉन नॉट। अब आपको पूछ रहा है वर्ग माध्यम मूल मान होगा, ये बेसिकली फॉर्मूला पर है। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन डी एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2। एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बटा 2 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन डी, यहां पर देख लीजिए दोस्तों आप यहां पर क्वेश्चन एक बार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान से सभी क्वेश्चन देखना चाहिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना चाहिए या फिर नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। लास्ट दिन आपका दोस्तों आज। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में किसे महत्तम वेगन क्षमता है। आपको कह रहा है निम्न में से किसके पास महत्तम वेगन क्षमता है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी कैथोड किरणें के पास। कैथोड किरणें के पास जो है महत्तम वेगन क्षमता होती है, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। खगोलीय दूरदर्शक में अंतिम प्रतिबिंब होता है। हम लोग जानते हैं टेलीस्कोप में जो है यानी कि खगोलीय दूरदर्शक में जो है 2 इमेज बनता है, ठीक है, फर्स्ट एक सेकंड 2 इमेज बनता है। तो आपको यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब का जो है प्रॉपर्टी पूछा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी काल्पनिक और उल्टा। अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का होता है, काल्पनिक होता है और उल्टा होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच पथांतर का मान नहीं होता है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पर नहीं होता है, होता है नहीं है, यहाँ पर नहीं होता है, ठीक है। 3 होगा, 1 नहीं होगा इसमें से। तो कौन सा प्रयोग है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या करने के लिए, रचनात्मक व्यक्तिकरण उत्पन्न करने वाले तरंगों के बीच का पथांतर का मान आपको कौन सा नहीं है इसमें से, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जो कि मैंने पहले भी कराया था, 2n+1 × λ/2। ये किस तरह से लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ 2n+1 × λ/2, इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, बटा 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्यक्तिकरण करते 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं 9:4 है, 9:4 के अनुपात में है। अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। सिंपली आपको कह रहा है कि व्यक्तिकरण करते 2 प्रकाश तरंगों की तीव्रताएं कितना दिया हुआ है, 9:4। अब आपको पूछ रहा है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा, ये आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए कितना आपका 25:1, 25:1। फिर से आपको न्यूमेरिकल नहीं बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित जो फोटो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, किस पर निर्भर करती है। तो दोस्तों 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर। तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको आंसर की यहीं पे मिलेगा। जब आप परीक्षा देके आएंगे तो सबसे पहले आंसर की आपको यहीं पे मिलेगा, और जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको जो है दोस्तों यहाँ पर तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके भूतल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको पूछ रहा है हाइड्रोजन परमाणु के भूतल ऊर्जा स्तर पर। तो दोस्तों 17 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी h/2π। कितना होता है, h/2π होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हाइड्रोजन परमाणु के भूतलीय ऊर्जा पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि मैंने आपको पहले भी कराया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अल्फा कण है। अल्फा कण क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का परमाणु है, क्या है। तो 18 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी
हीलियम का नाभिक, तो अल्फा कण जो है वो है हीलियम का नाभिक। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, परमाणु के नाभिक में क्या रहेगा, अवश्य रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, 10th 9 में भी हम लोग पढ़े हैं। तो 19 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटॉन, तो परमाणु के नाभिक में अवश्य होना चाहिए प्रोटॉन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, E = mc², यानी कि E बराबर mc² समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, ये मास है और ये स्पीड ऑफ लाइट है सी यहाँ पर, ठीक है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर को कह रहा है, यहाँ पर आइंस्टीन के द्वारा ये फॉर्मूला दिया गया था, आइंस्टीन के द्वारा, तो E = mc² समीकरण कहलाता है, क्या कहलाता है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, या फिर प्लांक का क्वांटम समीकरण, क्या कहलाता है। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन बी, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो E बराबर mc² जो है समीकरण, वो क्या कहलाता है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण कहलाता है, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, मास होता है द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण, या फिर mc², इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। आपको प्रकाश पे तो किसी हालत में नहीं लगाना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, नंद गेट का बूलियन व्यंजक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बनाने से पहले आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर ये AND जुड़ा हुआ और आगे में n है, और हम लोग AND का जानते हैं कितना होता है, A.B = y, कितना होता है, A.B = y, A.B = y, ये होता है AND का। अब आगे में अगर हम लोग दोस्तों ऊपर में अगर इसका लगा देंगे बार, ऊपर में लगा देंगे बार, तो ये हो जाएगा नंद गेट का। तो दोस्तों इस तरह का ऑप्शन आपका कहीं पे है दोस्तों, वो ऑप्शन हम लोग ढूंढे तो नहीं है, लेकिन आप लोग ऑप्शन ए को यहाँ पर ध्यान से देखिए, A.B = y, यहाँ पर ऊपर में बार है, इस तरह से रहे तो ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये आपका नहीं है। अब यहाँ पर रिकरिंग दिया हुआ, रिकरिंग, दोस्तों इसको रिकरिंग ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिकरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इस तरह से भी दे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि ऊपर में जो बार लगा हुआ रहता है उसको हम लोग रिकरिंग भी कहते हैं, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 22, मूल गेट है। दोस्तों आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न से मूल गेट कौन सा है। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, आपका नीचे देखिए एंड और नोट, ठीक है। तो मूल गेट कौन सा है, एंड और नोट गेट, एंड और नोट, या तीनों गेट है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एंड और नोट, ये तीनों गेट क्या है, मूल गेट है। बाकी ये सब जो है ज़्यादा जो है बनाया जाता है, ये सब नंद गेट हो गया, आपका नोट गेट हो गया, ये सब बनाया जाता है, लेकिन एंड और नोट जो है वो मूल गेट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि मैंने पहले भी कराया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि MHz में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, MHz में। यहाँ पर देखिए सारा अलग अलग वैल्यू में है, ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, ऑप्शन सी 30 MHz से लेकर के 300 MHz तक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि MHz में सिर्फ एक ही ऑप्शन है। तो 30 MHz से लेकर के 300 MHz तक टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति परास का उपयोग होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है। आपको कह रहा है कि रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, किस तरह होता है, एनालॉग सिग्नल के रूप में होता है, डिजिटल सिग्नल के रूप में होता है, या फिर ऑप्शन सी दोनों के रूप में होता है। तो दोस्तों 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एनालॉग में। आप लोग क्या करेंगे, सी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दोनों दिया हुआ, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, जो कंफर्म है, जो आपको 100% याद है, उसी तरह से ऑप्शन लगाना है एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो रेडियो और टेलीविजन प्रसारण में सूचना संकेत का रूप होता है, किसके रूप में होता है, एनालॉग सिग्नल के रूप में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, स्व प्रेरकत्व का मात्रक होता है। दोस्तों ये मैं पहले भी करा चुका हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्व प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हेनरी। तो स्व प्रेरकत्व का मान होता है हेनरी, जिसको हम लोग एच से, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं, क्या होता है, हेनरी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, किसी ऊंचाई ट्रांसफर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं, जैसे कि कोई डंडा है, इस पर सबसे पहले हम लोग N1 लपेटे, उसके बाद फिर N2 लपेटे, तो यहाँ पर कौन बड़ा है, N2 बड़ा है कि N1। तो ऑब्वियसली बात है दोस्तों, N2 बड़ा है, तो इसका राइट आंसर निकलेगा ऑप्शन बी, क्या है, N2 ग्रेटर देन N1। क्योंकि दोस्तों हम लोग कोई भी यहाँ पर जब भी लपेटेंगे तो सबसे पहले N1 को लपेटेंगे, उसके बाद N2 को, सबसे पहले प्राइमरी को लपेटेंगे, उसके बाद सेकेंडरी को, और प्राइमरी जो है हमेशा छोटा होता है सेकेंडरी से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 का, N2 इज ग्रेटर देन N1। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। दोस्तों इसी तरह का क्वेश्चन आपको इजी जो क्वेश्चन पूछेगा, मैंने पहले भी कराया है और फिर से रिवीजन हो रहा है आपका। तो दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो 27 का राइट आंसर है बी 90 डिग्री। ये तो आपको रट लेना है, नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री, कौन किस पर, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले करा चुका हूं। कोई पानी है जिसके अंदर हवा का बुलबुला है, जिसको हम लोग भुरभुरी भी बोलते हैं देहाती भाषा में। आपको यहाँ पर कह रहा है कि किस कारण से हवा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता नजर आता है। बोले किस कारण से आता है। तो दोस्तों 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण पानी के अंदर जो हवा का बुलबुला होता है वो हम लोगों को चमकता हुआ नजर आता है। वो मतलब कि थोड़ा सा अलग दिखता है पानी में, ठीक है, पानी से बिल्कुल अलग दिखता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, दो लेंस जिनकी क्षमता -15D तथा +15D है को समाक्षीय सटाकर रखने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। दोस्तों ये क्वेश्चन जब भी आपको बिहार बोर्ड में पूछता है सेम सी वैल्यू पर पूछता है। आपको अगर यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक जाकर के जरूर देख लीजिए। इसका राइट आंसर दोस्तों हमेशा होता है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर आपका क्षमता जो -15D और +15D देगा और आपको पूछेगा क्या, संयोजन की फोकस दूरी। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान दे दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और इसका राइट आंसर भी याद रख
लीजिए कितना है -10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब भी ये सब क्वेश्चन पूछा सेम टू सेम इसी तरह का पूछा है। अब देखिए आगे, खगोलीय दूरदर्शक में अंकित प्रतिबिंब होता है। आपको पूछा है टेलीस्कोप में अंकित, यहाँ पर शायद ये अंतिम है, सॉरी ये अंतिम है, ठीक है अंतिम है, मैंने इसको तो पहले भी कराया, तो इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा, बी काल्पनिक और सीधा, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेलीस्कोप में 2 इमेज बनता है, तो एक इमेज लास्ट वाला जो इमेज होता है उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी काल्पनिक और सीधा होता है, उसका गुण होता है काल्पनिक और सीधा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंख के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है। तो आपको सिंपली कह रहा है कि उस दोष का नाम क्या है जिसके लिए हमको यानी कि निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस दोष का नाम क्या है, उस आंख का दोष का नाम क्या है, यानी कि उस बीमारी का नाम क्या है। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आप यहाँ पर देखिए आस्टिग्मेटिज्म, आस्टिग्मेटिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है ऑप्शन सी, उस दोष को आस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है, एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का क्या कारण है, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन है व्यक्तिकरण। तो एक पतले फिल्म के रंगीन दिखने का कारण है व्यक्तिकरण। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ब्रूस्टर का नियम है। आपको कह रहा है ब्रूस्टर का नियम, मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन कराया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछता है। तो दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी, म्यू इज इक्वल टू 10 IP, म्यू बराबर 10 IP, ये है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लॉ, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पर पड़ती है। तो दोस्तों 34 का राइट आंसर है ए, बामर श्रेणी। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है, बामर श्रेणी है, जहां पर दृश्य भाग में पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अपने प्रारंभिक परिमाण के आधी हो जाती है उसे कहते हैं। आपको कह रहा है कि कितने समय में, यानी कि शुरू में जितना था रेडियो एक्टिव पदार्थ वो जो है मात्रा के साथ आधी हो गई, ठीक है, शुरू में था तो वो आधी हो गई, तो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्धायु। क्या कहते हैं, अर्धायु, यानी कि शुरुआत में हो और लास्ट में अगर आधी हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अर्धायु। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। आपको कह रहा है कि एन टाइप में, एन टाइप सेमीकंडक्टर में अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं। तो जो वहां पर चार्ज को, जो करंट को वहां पर धारा प्रवाह कराता है, तो वो सबसे अधिक संख्या में कौन होता है वहां पर, ठीक है, कौन जो है धारा प्रवाह कराता है, यही आपको पूछ रहा है। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन। तो एन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक धारावाहक होते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है चार्ज प्रवाह होता है। डाउट नट दोस्तों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या फिर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो फिर क्या, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्रॉप करना है, और दोस्तों 5 सेकंड के अंदर, जी हाँ मात्र 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बिहार या फिर भारत के किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, सभी का जवाब डाउटनेट ऐप पर। फिर चाहे IIT, JEE, नीट या फिर क्लास 6 to 12 का किसी भी क्वेश्चन, इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट ऐप पर। और किसी भी सब्जेक्ट जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सभी सवालों का जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है लाइव क्लासेस, वो भी इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, यानी अब आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भरोसा, आप भी इंस्टॉल करें और इस ऐप का लाभ उठाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसी तरह का ऑलरेडी मैं 4 वीडियो करके अपलोड कर चुका हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, आप लोग उसको भी जरूर देख लीजिए। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो 60 से 70% कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम का सबसे पहले आंसर की जो है आपको यहीं पे मिलेगा। जब आप परीक्षा देंगे तो आपको आंसर की सबसे पहले इसी चैनल पे मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।